निश्चित रूप से प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की एक विस्तृत कहानी। बीरबल ने सुलझाई गुत्थी, लगभग 10,000 शब्दों में। बीरबल ने सुलझाई गुत्थी। अध्याय 1। आगरा की शांत सुबह और एक अशांत समाचार। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा अपनी पूरी शानो शौकत के साथ एक नई सुबह का स्वागत कर रही थी। यमुना नदी के किनारे खड़ा भव्य आगरा का किला उगते सूरज की पहली किरणों से सोने की तरह चमक रहा था। किले के अंदर जीवन की हलचल शुरू हो चुकी थी। शाही बावर्ची खानों से लजीज पकवानों की खुशबू उठ रही थी, घुड़सालों में घोड़े हिनहिना रहे थे और सैनिक अपने नियमित अभ्यास में जुटे थे। सब कुछ सामान्य था, वैसा ही जैसा एक महान साम्राज्य की राजधानी में होना चाहिए। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने दीवान-ए-आम में तशरीफ फरमा थे। उनका चेहरा हमेशा की तरह रौबदार और न्यायप्रियता की आभा से दमक रहा था। उनके नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे, जिनमें सबसे प्रमुख राजा बीरबल अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ शहंशाह के दाहिनी ओर बैठे थे। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। साम्राज्य के विभिन्न कोनों से आए लोग अपनी अपनी फरियादें लेकर उपस्थित थे और शहंशाह अकबर, बीरबल और अन्य सलाहकारों की मदद से न्याय कर रहे थे। तभी दरबार का माहौल उस वक्त बदल गया जब किले के मुख्य सुरक्षा अधिकारी शमशेर खान हांफते हुए और चेहरे पर हवाइयां उड़े हुए दरबार में दाखिल हुए। उनकी हालत देखकर हर कोई हैरान रह गया। शमशेर खान, जो अपनी बहादुरी और अनुशासन के लिए जाने जाते थे, आज भयभीत और लज्जित लग रहे थे। क्या हुआ शमशेर खान? तुम्हारी यह क्या हालत है? शहंशाह अकबर ने अपनी भारी आवाज में पूछा। शमशेर खान ने कांपते हुए सिर झुकाया। गुस्ताखी माफ हो आलमपना, एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। साफ साफ कहो, अकबर ने थोड़ी सख्ती से कहा। जहां पनाह, कल रात शाही खजाने के उस हिस्से में चोरी हुई है जहां दूसरे राज्यों से आए तोहफों को रखा जाता है। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। आगरा के किले में चोरी? यह असंभव था। किले की सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य मानी जाती थी। हजारों सैनिक दिन रात पहरा देते थे और खजाने तक पहुंचना तो परिंदे के लिए भी नामुमकिन था। अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। यह कैसे हो सकता है शमशेर खान? क्या तुम्हारे सारे पहरेदार सो रहे थे? क्या किसी ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना? आलमपनाह, यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है, शमशेर खान ने कहा। खजाने के दरवाजे पर ताला वैसा का वैसा ही लगा हुआ था। दीवारों या छत में कोई सेंध नहीं है। सारे पहरेदार अपनी अपनी जगहों पर तैनात थे और उन्होंने किसी को भी आते जाते नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे चोर कोई इंसान नहीं बल्कि कोई हवा या भूत हो जो दीवारों के आर पार जा सकता है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। भूत, जिन्नात, मायावी, चोर जैसे शब्द हवा में तैरने लगे। अकबर ने अपने एक और मंत्री सेनापति मान सिंह की ओर देखा। मान सिंह, तुम खुद जाकर मुआयना करो। हमें हर हाल में इस चोर का पता लगाना है। मान सिंह ने सिर झुकाया और शमशेर खान के साथ खजाने की ओर चले गए। बीरबल चुपचाप यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक गहरी सोच की लकीरें थीं। उन्होंने महसूस कर लिया था कि यह कोई साधारण चोरी नहीं है। यह केवल माल की चोरी नहीं, बल्कि मुगल सल्तनत के इकबाल और अकबर के अभिमान पर सीधा हमला था। कुछ देर बाद मान सिंह लौटे। उनका चेहरा भी उतरा हुआ था। जहां पनाह, शमशेर खान सच कह रहे हैं। चोरी हुई है, पर कैसे हुई, इसका कोई सुराग नहीं है। चोर ने केवल 5 सबसे कीमती जवाहरात चुराए हैं। फारस के शाह द्वारा भेजा गया नूर-ए-चश्म हीरा,
उस्मानिया सल्तनत से आया पन्ने का हार और कुछ अन्य बेशकीमती रत्न। उसने सोने चांदी के सिक्कों और साधारण आभूषणों को छुआ तक नहीं। इसका मतलब है कि चोर को कीमती चीजों की परख है। अकबर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मतलब एक चोर हमारे किले में घुसता है, हमारी नाक के नीचे से सबसे कीमती चीजें उड़ा ले जाता है और कोई निशान तक नहीं छोड़ता। यह हमारी सल्तनत की तौहीन है। उन्होंने दरबार में मौजूद हर व्यक्ति पर एक नजर डाली। हम हुक्म देते हैं कि इस मायावी चोर को 1 हफ्ते के अंदर पकड़कर हमारे सामने पेश किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हर अधिकारी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह घोषणा एक चुनौती की तरह थी। दरबार के बड़े बड़े सूरमाओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। लेकिन एक व्यक्ति था जिसकी आंखों में चिंता की जगह जिज्ञासा की चमक थी, बीरबल। वह जानते थे कि यह गुत्थी इतनी सीधी नहीं है और इसे सुलझाने के लिए तलवार की नहीं, अक्ल की धार की जरूरत पड़ेगी। गुत्थी की पहली उलझन सामने आ चुकी थी। अध्याय 2 मायावी चोर का बढ़ता दुस्साहस। अगले कुछ दिन आगरा किले में भारी तनाव और बेचैनी में बीते। शहंशाह अकबर के हुक्म के बाद किले की सुरक्षा दोगुनी कर दी गई थी। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। चप्पे चप्पे पर भरोसेमंद सैनिक तैनात कर दिए गए थे। शमशेर खान और मान सिंह ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उन्होंने कई संदिग्धों से पूछताछ की, पुराने चोरों और अपराधियों का पता लगाया, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। चोर, जिसे अब लोग आगरा का साया या मायावी चोर कहने लगे थे, जैसे हवा में गायब हो गया था। 3 दिन बाद जब सबको लगने लगा था कि कड़ी सुरक्षा के कारण चोर अब हिम्मत नहीं करेगा, एक और घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। इस बार चोर का निशाना और भी दुस्साहसी था। उसने महारानी जोधाबाई के निजी कक्ष के पास बने श्रृंगारगृह से उनका पसंदीदा नवरत्न जड़ित कंगन चुरा लिया था। यह खबर आग की तरह फैली। अब यह मामला केवल शाही खजाने का नहीं, बल्कि हरम की सुरक्षा का भी बन गया था। शहंशाह अकबर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। यह क्या मजाक है, वे दीवाने खास में गरज रहे थे। पहले खजाना, अब हरम। कल को यह चोर हमारे ख्वाबगाह शयन कक्ष में घुस आएगा। कहाँ हैं वो सब जो अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते नहीं थकते। शमशेर खान और मान सिंह सिर झुकाए खड़े थे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। इस बार भी चोरी उसी रहस्यमयी तरीके से हुई थी। श्रृंगारगृह का ताला नहीं टूटा था, खिड़कियां अंदर से बंद थीं और पहरे पर तैनात दासियों ने किसी को नहीं देखा था। बीरबल के कुछ विरोधी दरबारियों जैसे मुल्ला दो प्याजा और हकीम जफर को मौका मिल गया। मुल्ला दो प्याजा ने चुटकी लेते हुए कहा, आलमपनाह, लगता है यह चोर बड़ा ही अक्लमंद है। शायद इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें किसी और अक्लमंद की मदद लेनी चाहिए। उनका इशारा साफ तौर पर बीरबल की तरफ था, यह जताने के लिए कि बीरबल अब तक चुप क्यों हैं। हकीम जफर ने बात आगे बढ़ाई, हुजूर, बीरबल तो हर मसले पर अपनी राय देते हैं। इस मामले में उनकी खामोशी कुछ अजीब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चोर की चतुराई के आगे उनकी अक्ल ने भी जवाब दे दिया है। अकबर ने गुस्से में बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तुम हमेशा हर पहेली को सुलझाने का दावा करते हो। अब तुम्हारी अक्ल कहाँ घास चरने गई है? बीरबल ने बड़ी शांति से जवाब दिया, आलमपनाह, मैं खामोश इसलिए हूं क्योंकि मैं सुन रहा हूं। मैं हर बात, हर सुराग, हर अफवाह को अपने जहन में जमा कर रहा हूं। यह चोर कोई आम चोर नहीं है। वह केवल चोरी नहीं कर रहा, वह एक संदेश दे रहा है। वह हमें चुनौती दे रहा है। कैसी चुनौती? अकबर ने पूछा।
वह यह साबित करना चाहता है कि वह हम सबसे ज्यादा चतुर है। वह सल्तनत की ताकत को नहीं बल्कि सल्तनत की अक्ल को ललकार रहा है। इसीलिए वह कोई निशान नहीं छोड़ता। वह हमें अपमानित महसूस कराना चाहता है, बीरबल ने समझाया। तो फिर इसका हल क्या है? अकबर ने अधीरता से पूछा। इसका हल तलवार या सिपाहियों की संख्या बढ़ाने से नहीं मिलेगा जहांपना। इसका हल मिलेगा उस छोटी सी गलती को पकड़ने से जो यह चतुर चोर अपनी चतुराई के घमंड में जरूर करेगा। लेकिन चोर कोई गलती करता नहीं दिख रहा था। 2 दिन बाद उसने एक और कारनामा कर दिखाया। इस बार उसने किसी कीमती वस्तु पर हाथ नहीं डाला, बल्कि उसने शहंशाह अकबर की शान पर सीधा वार किया। शहंशाह के निजी अस्तबल में उनका सबसे प्रिय घोड़ा पवन था। वह तुर्की नस्ल का एक शानदार घोड़ा था जिसकी गति हवा से बातें करती थी। अकबर उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। अगली सुबह जब अकबर घुड़सवारी के लिए अस्तबल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पवन अपनी जगह पर तो था, लेकिन उसकी सुंदर लंबी पूंछ के बाल बेरहमी से काट दिए गए थे और उसकी जगह एक कागज बंधा था। अकबर ने कांपते हाथों से वह कागज खोला। उस पर लिखा था, शहंशाह हिंद, आपकी सल्तनत की लगाम तो आपके हाथ में है, पर आपके सबसे तेज घोड़े की पूंछ अब हमारे हाथ में है। पकड़ सको तो पकड़ लो। यह अपमान की पराकाष्ठा थी। एक चोर न केवल किले में मनमानी कर रहा था, बल्कि अब वह शहंशाह को सीधे सीधे खत लिखकर चिढ़ा भी रहा था। अकबर का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और जमीन पर दे मारी। बस, बहुत हुआ, वे चीखे। अब यह मामला हमारी इज्जत का है। उन्होंने दीवान-ए-आम में तत्काल दरबार बुलाया। हर कोई डरा समा था। अकबर अपनी गद्दी पर बैठे और उनकी नजरें सीधे बीरबल पर जा टिकीं। बीरबल, हमने दूसरों को मौका देकर देख लिया। वे सब नाकाम रहे। अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। हम तुम्हें 3 दिन का वक्त देते हैं। इन 3 दिनों में या तो वह मायावी चोर हमारे सामने होगा या फिर तुम अपनी यह पदवी और यह जगह छोड़कर हमेशा के लिए आगरा से चले जाओगे। दरबार में एक खामोश लहर दौड़ गई। यह बीरबल के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। उनके दुश्मनों के चेहरों पर एक कुटिल मुस्कान थी। उन्हें लग रहा था कि बीरबल का अंत अब निश्चित है। बीरबल ने शांति से सिर झुकाया। आलमपनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। मुझे 3 दिन की मोहलत कबूल है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें? अकबर ने पूछा। पहली, इन 3 दिनों के लिए किले की सुरक्षा की पूरी कमान मेरे हाथ में होगी। कोई भी मुझसे सवाल नहीं करेगा। दूसरी, मुझे किसी से भी, चाहे वह कितना भी बड़ा ओहदेदार क्यों न हो, पूछताछ करने की इजाजत होगी। और तीसरी, बीरबल एक पल के लिए रुके। मुझे शाही खजाने से 10,000 सोने की मोहरें चाहिए होंगी। 10,000 मोहरें। यह सुनकर सब चौंक गए। मुल्ला दो प्याजा ने फुसफुसाया, लगता है आगरा छोड़ने से पहले अपनी जेबें भरना चाहते हैं। अकबर ने संदेह से बीरबल को देखा। इतनी बड़ी रकम का तुम क्या करोगे? यह गुत्थी सुलझाने की कीमत है जहांपनाह, बीरबल ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। आप बस मुझ पर भरोसा रखें। अकबर कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने एक गहरा सांस लिया। ठीक है बीरबल, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, पर याद रखना 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। बीरबल ने एक बार फिर सिर झुकाया और दरबार से बाहर चले गए। उनके चेहरे पर अब भी वही शांत और रहस्यमयी मुस्कान थी। गुत्थी अब उनके हाथों में थी और समय की रेत तेजी से फिसल रही थी।
अध्याय 3 बीरबल की अनोखी जांच। जैसे ही बीरबल को जांच की पूरी जिम्मेदारी मिली, उनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। उन्होंने न तो सिपाहियों की गश्त बढ़ाई, न ही किसी को कैद करके सख्ती से पूछताछ की। उनका पहला कदम बड़ा ही अजीब था। उन्होंने शाही ढिंढोरची को पूरे आगरा शहर में एक मुनादी करने का हुक्म दिया। मुनादी यह थी: शहंशाह अकबर के हुक्म से आगरा के मायावी चोर को यह सूचित किया जाता है कि उसकी चतुराई और बहादुरी से शहंशाह बहुत प्रभावित हुए हैं। वे उससे नाराज नहीं बल्कि खुश हैं। शहंशाह उस बहादुर चोर से मिलना चाहते हैं और उसे इनाम देना चाहते हैं। कल रात ठीक आधी रात को यमुना किनारे पुराने शिव मंदिर के पास चोर को अकेले आने का न्योता दिया जाता है। उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इनाम के तौर पर बीरबल खुद 10,000 सोने की मोहरों की थैली लेकर वहां मौजूद रहेंगे। यह मुनादी सुनकर पूरा आगरा हैरान रह गया। चोर को सजा की जगह इनाम, यह कैसी तरकीब थी? दरबार में बीरबल के विरोधी हंस रहे थे। यह तो पागलपन है, मुल्ला दो प्याजा ने कहा। बीरबल चोर को पकड़ने की बजाय उसे सोने की मोहरें देने जा रहे हैं। लगता है इन्होंने हार मान ली है। अकबर भी इस योजना से संशय में थे, लेकिन उन्होंने बीरबल को वचन दिया था कि वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उस रात बीरबल ने वाकई सोने की मोहरों से भरी एक भारी थैली ली और अपने कुछ भरोसेमंद सिपाहियों को दूर अंधेरे में छिप जाने का आदेश देकर खुद यमुना किनारे उस पुराने मंदिर के पास पहुंच गए। रात गहरी और खामोश थी। यमुना का पानी चांदनी में चमक रहा था। बीरबल एक पत्थर पर बैठ गए और इंतजार करने लगे। 1 घंटा बीता, फिर 2। आधी रात गुजर गई, लेकिन कोई नहीं आया। सुबह होने को आई, पर चोर का कोई अतापता नहीं था। अगले दिन दरबार में बीरबल खाली हाथ लौटे। उनके दुश्मन जश्न मनाने लगे। क्यों बीरबल, मिल लिया अपने बहादुर चोर से, हकीम जफर ने तंज कसा। लगता है वह तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है जो इनाम के लालच में आ जाए। अकबर ने भी निराशा से पूछा, क्या हुआ बीरबल? तुम्हारी योजना नाकाम रही? बीरबल मुस्कुराए। नहीं जहांपना, मेरी योजना बिल्कुल कामयाब रही। मैं चोर से मिलने नहीं गया था, मैं तो बस यह जानना चाहता था कि चोर कौन नहीं है। मतलब दरबार में सब उलझन में थे। मतलब यह आलमपनाह कि यह चोर लालची नहीं है। अगर वह सिर्फ दौलत के लिए चोरी कर रहा होता तो 10,000 मोहरों का लालच उसे खींच लाता। लेकिन वह नहीं आया। इसका अर्थ है कि उसका मकसद पैसा नहीं, कुछ और है। वह अपनी पहचान को दौलत से ज्यादा कीमती समझता है। यह हमारी पहली बड़ी कामयाबी है। बीरबल की इस अनोखी दलील ने सबको चुप करा दिया। इसके बाद बीरबल ने अपना दूसरा कदम उठाया। उन्होंने किले के उन सभी जगहों का बारीकी से मुआयना किया जहां चोरियां हुई थीं, खजाना, श्रृंगारगृह और अस्तबल। वे घंटों तक दीवारों को, फर्श को, छतों को देखते रहे। वे एक जासूस की तरह हर छोटी से छोटी चीज को परख रहे थे। उन्होंने उन सभी पहरेदारों और दासियों से अकेले में बात की जो उस रात ड्यूटी पर थे। लेकिन वे उनसे यह नहीं पूछते थे कि तुमने क्या देखा, बल्कि वे उनसे बड़े अजीब सवाल पूछते थे। एक पहरेदार से उन्होंने पूछा, उस रात हवा किस तरफ चल रही थी? एक दासी से पूछा, क्या तुम्हें किसी खास इत्र या मसाले की गंध आई? अस्तबल के साइस से पूछा, क्या पवन की पूंछ काटने के बाद जमीन पर तुम्हें कोई और चीज मिली थी, भले ही वह कितनी भी मामूली क्यों न हो? लोग उनके सवालों से हैरान थे, लेकिन बीरबल हर जवाब को अपने दिमाग में बैठा रहे थे। जांच के दूसरे दिन बीरबल ने किले के सभी कारीगरों, वास्तुकारों
और यहाँ तक कि सफाई कर्मचारियों को भी बुलाया। उन्होंने उनसे किले के पुराने नक्शे मंगवाए और घंटों उनका अध्ययन किया। वे उन लोगों से बात कर रहे थे जो किले की बनावट को, उसके गुप्त तहखानों और रास्तों को जानते थे। शाम तक बीरबल के चेहरे पर एक चमक आ गई थी। उन्हें कुछ ऐसा मिल गया था जो बाकी सबने नजरअंदाज कर दिया था। तीनों चोरी की जगहों में एक बात समान थी, वे सभी किले के उस हिस्से में थीं जहां पुराने समय में हवा के आने जाने के लिए बहुत संकरे रोशनदान वेंटिलेशन शाफ्ट्स बनाए गए थे। ये रोशनदान इतने संकरे थे कि कोई आम इंसान तो क्या, एक बच्चा भी उनमें से नहीं गुजर सकता था। समय के साथ ज्यादातर रोशनदान बंद कर दिए गए थे, लेकिन कुछ अभी भी मौजूद थे जो दीवारों के अंदर ही अंदर एक जाल की तरह फैले हुए थे। अब बीरबल के दिमाग में चोर की एक धुंधली तस्वीर बनने लगी थी। चोर कोई भूत या साया नहीं था। वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो बेहद दुबला-पतला और लचीला था। कोई ऐसा जो इन संकरे रास्तों का इस्तेमाल करना जानता था। लेकिन ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता था? और उसे इन गुप्त रास्तों के बारे में कैसे पता था? इस सवाल का जवाब पाने के लिए बीरबल ने अपना तीसरा और आखिरी दांव खेला। यह एक ऐसा दांव था जो या तो गुत्थी को हमेशा के लिए सुलझा देता या फिर बीरबल को हमेशा के लिए आगरा से दूर कर देता। उन्होंने शहंशाह अकबर से कहा, आलमपनाह, कल आखिरी दिन है। मैं कल सुबह दीवान-ए-आम में चोर को आपके सामने पेश करूंगा। तुम्हें चोर मिल गया? अकबर ने हैरानी से पूछा। मुझे चोर का तरीका मिल गया है, जहांपना। अब बस उसे सबके सामने लाना बाकी है, बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा। इसके लिए मुझे कल दरबार में एक खास आयोजन की इजाजत चाहिए होगी। बीरबल ने अपनी योजना अकबर के कानों में बताई। अकबर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। योजना बहुत ही अजीब और जोखिम भरी थी, लेकिन अब वे बीरबल पर पूरा भरोसा करने को तैयार थे। अगली सुबह आगरा का दीवान-ए-आम खचाखच भरा हुआ था। हर कोई यह देखने आया था कि बीरबल अपना वादा पूरा कर पाते हैं या नहीं। बीरबल के दुश्मनों के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि बीरबल असफल होंगे। दरबार के बीचों बीच एक बड़ा सा काला पर्दा लगा हुआ था। बीरबल ने शहंशाह से इजाजत लेकर दरबार की कार्यवाही शुरू की। आज हम सब यहाँ आगरा के मायावी चोर की पहेली को सुलझाने के लिए जमा हुए हैं, बीरबल ने अपनी बुलंद आवाज में कहा। यह चोर न तो भूत है, न जिन्न। वह हम सबके बीच का ही कोई इंसान है। लेकिन उसकी पहचान बताने से पहले मैं आप सबको उसकी काबिलियत का एक नमूना दिखाना चाहता हूँ। यह कहकर बीरबल ने उस काले पर्दे को हटाने का इशारा किया। अध्याय 4, पर्दे के पीछे का सच। जैसे ही पर्दा हटा, दरबार में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें आश्चर्य और अविश्वास से फटी रह गईं। पर्दे के पीछे एक जटिल और खतरनाक संरचना बनाई गई थी। ऊंचे ऊंचे बांस, पतली रस्सियों का जाल और बीच बीच में लटकते हुए छोटे छोटे मंच। यह किसी कलाबाज या नट के करतब दिखाने का अखाड़ा लग रहा था। संरचना के सबसे ऊपरी सिरे पर, लगभग 20 फुट की ऊंचाई पर, एक छोटी सी मखमल की थैली लटक रही थी। बीरबल ने ऐलान किया, यह मायावी चोर कोई साधारण चोर नहीं है। वह एक माहिर कलाबाज है, जिसका शरीर रबर की तरह लचीला है। वह उन रास्तों से आ जा सकता है जहां से हवा के सिवा कुछ नहीं गुजर सकता। मैंने यह संरचना किले के उन गुप्त रोशनदानों और संकरे रास्तों की नकल करके बनवाई है जिनका इस्तेमाल चोर ने किया था। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। बीरबल ने आगे कहा, चोर को पकड़ने के लिए हमें यह साबित करना होगा कि ऐसा करना किसी के लिए संभव है भी या नहीं। इसीलिए मैंने शहर के सबसे बेहतरीन कलाबाजों और नटों को यहाँ बुलाया है।
जो कोई भी इस संरचना पर चढ़कर उस थैली को उतार लाएगा, उसे शहंशाह की तरफ से 5,000 मोहरों का इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर दरबार के एक कोने में खड़े कुछ लोग आगे आए। वे शहर के प्रसिद्ध करतब दिखाने वाले समूह थे। वे चुनौती को देखकर उत्साहित थे। एक एक करके कलाबाजों ने कोशिश शुरू की। पहला चढ़ने की कोशिश में बीच रास्ते से ही गिर पड़ा। दूसरा कुछ ऊपर तक गया, लेकिन रस्सियों के जाल में संतुलन खो बैठा। वे सभी माहिर थे, पर यह संरचना कुछ ज्यादा ही मुश्किल थी। इसमें ताकत से ज्यादा लचीलेपन और असाधारण संतुलन की जरूरत थी। कई प्रयासों के बाद जब लगभग सभी हार मान चुके थे, एक दुबला-पतला नौजवान लड़का आगे आया। उसकी उम्र बमुश्किल 16 से 17 साल होगी। वह एक करतब दिखाने वाले समूह का हिस्सा था, लेकिन हमेशा पीछे ही रहता था। उसके गुरु एक बूढ़े कलाबाज ने उसे रोकने की कोशिश की। रहने दे रहीम, यह तेरे बस का नहीं है। लेकिन लड़के की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने बीरबल की ओर देखा और सिर हिलाया। जैसे ही रहीम ने चढ़ना शुरू किया, दरबार में सन्नाटा छा गया। उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से लचीला था। वह बांस पर ऐसे चढ़ रहा था जैसे कोई बंदर पेड़ पर चढ़ता है। वह रस्सियों पर ऐसे चल रहा था मानो जमीन पर टहल रहा हो। उसका शरीर ऐसे मुड़ रहा था जो किसी आम इंसान के लिए असंभव था। लोगों की सांसें थम गईं। वह हर बाधा को ऐसे पार कर रहा था जैसे वह रोज यही काम करता हो। कुछ ही मिनटों में वह संरचना के शिखर पर पहुंच गया और उसने वह थैली उतार ली। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शहंशाह अकबर भी अपनी गद्दी से खड़े होकर उस लड़के की काबिलियत देख रहे थे। रहीम नीचे उतरा और कांपते हुए बीरबल के सामने खड़ा हो गया। बीरबल ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। शाबाश नौजवान, तुमने साबित कर दिया कि ऐसा करना संभव है। फिर बीरबल शहंशाह की ओर मुड़े। आलमपनाह, आपका चोर कोई एक व्यक्ति नहीं है। यह कहकर उन्होंने रहीम के बूढ़े गुरु उस्ताद बन्ने खान की ओर इशारा किया। आपका चोर यह दोनों हैं, उस्ताद और शागिर्द। दरबार में एक और धमाका हुआ। सब लोग हैरान थे। बन्ने खान और रहीम, जो अपनी कलाबाजियों से लोगों का मनोरंजन करते थे, वे चोर निकलेंगे। बन्ने खान का चेहरा पीला पड़ गया। वह चीखा, यह झूठ है। हम चोर नहीं हैं। इस लड़के ने तो बस इनाम के लिए यह करतब किया है। बीरबल शांत रहे। बन्ने खान, तुम एक बेहतरीन उस्ताद हो। तुमने रहीम को यह हुनर सिखाया। लेकिन तुम यह भूल गए कि हर हुनरमंद अपनी एक निशानी छोड़ जाता है। बीरबल ने साइस को बुलाया जिसने पवन की देखभाल की थी। याद है, मैंने तुमसे पूछा था कि घोड़े की पूंछ के पास तुम्हें कुछ और मिला था। तुमने कहा था कि वहां राई के कुछ दाने बिखरे थे। साइस ने हामी भरी। फिर बीरबल ने महारानी की दासी को बुलाया। मैंने तुमसे पूछा था कि श्रृंगारगृह में कोई अजीब गंध आई थी। तुमने कहा था कि तुम्हें जले हुए तारपीन के तेल की हल्की सी महक आई थी। दासी ने भी सिर हिलाया। अब बीरबल बन्ने खान की ओर मुड़े। बन्ने खान, तुम्हारे करतब दिखाने वाले समूह की एक खासियत है। संतुलन साधने के लिए तुम लोग अपने पैरों के तलवों पर राई का लेप लगाते हो ताकि पकड़ अच्छी बनी रहे। और रात में मशालों के करतब के लिए तुम लोग तारपीन के तेल का इस्तेमाल करते हो। ये दोनों चीजें तुम्हारे अलावा और कोई इस्तेमाल नहीं करता। बन्ने खान की आंखें फैल गईं। लेकिन सबसे बड़ा सबूत, बीरबल ने अपनी आवाज ऊंची की, खजाने में मिला। वहां की दीवार पर उस संकरे रोशनदान के ठीक नीचे मुझे एक बहुत छोटा, लगभग अदृश्य खरोंच का निशान मिला।
वह निशान वैसा ही था जैसा किसी बहुत पुराने खास किस्म के लोहे के छल्ले से बन सकता है। यह कहकर बीरबल ने बन्ने खान का हाथ पकड़ा और उसकी उंगली में पहने एक पुराने काले पड़ चुके छल्ले की ओर इशारा किया। यह छल्ला तुम्हारे खानदान की निशानी है ना? यह तुम्हारे दादा को शहंशाह हुमायूं ने इनाम में दिया था जब तुम्हारे दादा ने उनकी जान बचाई थी। बन्ने खान पत्थर की मूरत बन गया। उसकी सारी अकड़ निकल गई। बीरबल ने अपनी बात पूरी की। योजना तुम्हारी थी बन्ने खान। तुम किले के पुराने नक्शों और गुप्त रास्तों को जानते थे क्योंकि तुम्हारे पुरखे यहीं काम करते थे। तुमने ही रहीम को इन रास्तों से जाने के लिए तैयार किया। रहीम अपनी उम्र और लचीलेपन के कारण उन रोशनदानों से आसानी से निकल सकता था। तुम बाहर रहकर उसकी मदद करते थे। तुम उसे बताते थे कि कहाँ जाना है और क्या चुराना है। रहीम अब फूट फूट कर रोने लगा था। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बन्ने खान ने भी सिर झुका दिया। गुत्थी सुलझ चुकी थी। मायावी चोर कोई साया नहीं बल्कि एक हताश उस्ताद और एक गुमराह शागिर्द थे। अध्याय 5 न्याय और बुद्धिमत्ता का संगम। चोरों के पकड़े जाने के बाद दीवान-ए-आम में खामोशी छा गई। सभी की नजरें शहंशाह अकबर पर थीं, जो सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर क्रोध भा। निश्चित रूप से प्रस्तुत है उस कहानी का अगला भाग, बीरबल की अग्निपरीक्षा। भाग 2, बीरबल की अग्निपरीक्षा। अध्याय 6 एक नई सुबह, एक नया षड्यंत्र। मायावी चोर की गुत्थी सुलझने के कुछ महीने बीत गए। आगरा का किला अब पहले से कहीं ज्यादा महफूज था। उस्ताद बन्ने खान को शाही सुरक्षा सलाहकार का नया पद दिया गया था और वह पूरी लगन से अपना काम कर रहे थे। अपने अनुभव और कलाबाजी के ज्ञान का उपयोग करके उन्होंने किले की सुरक्षा में ऐसी कई छोटी बड़ी कमियों को ढूंढ निकाला था जिन पर पहले किसी का ध्यान ही नहीं गया था। किले के गुप्त रास्ते या तो बंद कर दिए गए थे या उन पर कड़ी निगरानी रख दी गई थी। वहीं दूसरी ओर रहीम का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। बीरबल ने उसे अपनी निगरानी में ले लिया था। रहीम अब केवल एक कलाबाज नहीं बल्कि एक होनहार प्रशिक्षु जासूस बन रहा था। बीरबल उसे न केवल शारीरिक कौशल बल्कि तेज नजर, गहरी सोच और परिस्थितियों को भांपने की कला भी सिखा रहे थे। रहीम की असाधारण फुर्ती और किसी भी जगह पर चुपके से पहुंच जाने की काबिलियत सल्तनत के लिए एक कीमती संपत्ति बनती जा रही थी। शहंशाह अकबर भी रहीम की प्रगति से बहुत खुश थे और अक्सर उसे छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण काम सौंपते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दरबार की राजनीति कभी शांत नहीं रहती। जहां बीरबल की ख्याति और सम्मान दिन-ब-दिन बढ़ रहा था, वहीं उनके प्रतिद्वंद्वियों, विशेषकर मुल्ला दो प्याजा और हकीम जफर की जलन भी बढ़ रही थी। पिछली घटना में हुई उनकी सार्वजनिक बेइज्जती उनके दिलों में आग की तरह सुलग रही थी। उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही थी कि बीरबल ने न केवल एक असंभव गुत्थी सुलझाई बल्कि चोरों को सजा दिलाने की बजाय उन्हें शाही पदों पर नियुक्त करवा दिया। एक शाम जब दरबार खत्म हो चुका था, मुल्ला दो प्याजा और हकीम जफर शाही बाग में टहल रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि एक कुटिल योजना की छाया थी। अब यह बर्दाश्त से बाहर है, हकीम साहब, मुल्ला दो प्याजा ने कड़वाहट से कहा। हर तरफ बस बीरबल, बीरबल, बीरबल। और अब तो उसका वह चेला रहीम भी शहंशाह की आंखों का तारा बनता जा रहा है। एक चोर को जासूस बना दिया गया। वाह रे बीरबल का न्याय। हकीम जफर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, चिंता मत कीजिए मुल्ला जी। हर ऊंची उड़ान का अंत जमीन पर ही होता है। बीरबल अपनी इंसानियत और सुधार की नीति पर बहुत घमंड करता है। हमें इसी घमंड को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनाना होगा।
मतलब? मुल्ला ने उत्सुकता से पूछा। मतलब यह कि हम बीरबल को उसी के हथियार से मारेंगे। हकीम जफर की आंखों में एक दुष्ट चमक थी। हमने देखा कि रहीम किले में कहाँ आता जाता है, उसकी आदतें क्या हैं। वह बीरबल का सबसे मजबूत स्तंभ है। अगर हम इसी स्तंभ को गिरा दें तो बीरबल की पूरी इमारत ढह जाएगी। एक भयावह षड्यंत्र ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। उनका मकसद था रहीम को एक ऐसे जुर्म में फंसाना जिससे न केवल रहीम को सजाए मौत मिले बल्कि बीरबल पर से शहंशाह का भरोसा हमेशा के लिए उठ जाए। उन्हें एक ऐसा जुर्म चाहिए था जो मायावी चोर की चोरी से भी 1000 गुना संगीन हो। और जल्द ही उन्हें वह मौका मिल गया। उनका निशाना था फरमाने शाही, मुगल सल्तनत की शाही मुहर। यह कोई साधारण मुहर नहीं थी। यह शुद्ध सोने की बनी थी और इस पर शहंशाह का नाम और पदवी खुदी हुई थी। इस मुहर के बिना कोई भी शाही हुक्म या कानून मान्य नहीं होता था। यह सल्तनत की शक्ति और अकबर के अधिकार का प्रतीक थी। इसे किले के सबसे सुरक्षित कक्ष दफ्तर खास में 7 तालों के अंदर रखा जाता था, जिसकी चाबियां केवल शहंशाह अकबर और उनके सबसे भरोसेमंद वजीर के पास होती थीं। मुल्ला और हकीम ने अपनी योजना को बड़ी बारीकी से बुना। उन्होंने कई हफ्तों तक रहीम की हर हरकत पर नजर रखी। उन्हें पता था कि रहीम को बीरबल कभी कभी दफ्तर खास के बाहरी हिस्सों में दस्तावेज पहुंचाने के लिए भेजते हैं। एक रात जब पूरा किला सो रहा था, उन्होंने अपनी योजना को अंजाम दिया। उन्होंने दफ्तर खास के पास की एक खिड़की की जाली को बड़ी चालाकी से ढीला कर दिया, जो कि बन्ने खान की नजर से बच गई थी। फिर उन्होंने रहीम के कमरे से उसका एक खास खंजर चुरा लिया जो बीरबल ने उसे उपहार में दिया था। अगली सुबह जब दफ्तर खास का मुख्य मुंशी कार्यालय पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शाही मुहर रखने वाला संदूक खुला पड़ा था और मुहर गायब थी। खबर फैलते ही किले में हड़कंप मच गया। यह केवल चोरी नहीं थी, यह बगावत थी। शाही मुहर का गलत हाथों में पड़ने का मतलब था कि कोई भी झूठे शाही फरमान जारी कर सकता था, जिससे पूरी सल्तनत में अराजकता फैल सकती थी। शहंशाह अकबर आगब बूला हो गए। उन्होंने तुरंत दीवाने खास में आपात बैठक बुलाई। अध्याय 7 शक के बादल। दीवाने खास का माहौल भारी और तनावपूर्ण था। शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उनकी आंखों में वही क्रोध था जो मायावी चोर की घटना के समय था, लेकिन इस बार उसमें विश्वासघात की पीड़ा भी शामिल थी। यह कैसे हुआ? वे गरजे। हमारी नाक के नीचे से सल्तनत की इज्जत चोरी हो गई और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। सुरक्षा अधिकारी शमशेर खान सिर झुकाए खड़े थे। आलमपनाह, जांच चल रही है। संदूक का ताला नहीं तोड़ा गया, उसे बड़ी सफाई से खोला गया है। खिड़की की जाली भी अंदर से काटी गई है। यह काम किसी ऐसे व्यक्ति का है जो बेहद फुर्तीला और माहिर हो। यह सुनते ही मुल्ला दो प्याजा को अपना मौका मिल गया। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, बेहद फुर्तीला और माहिर, जो संकरी जगहों से निकल सके। ऐसा हुनर तो आजकल किले में बस एक ही शख्स के पास है। सबकी नजरें एक पल के लिए बीरबल पर टिकीं और फिर उस दिशा में घूमी जहां रहीम खड़ा था। हकीम जफर ने आग में घी डालते हुए कहा, हुजूर, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन बीरबल जी की सुधार नीति का नतीजा हम सबके सामने है। चोर की जात कभी नहीं बदलती। जिसे दूध पिलाया वही सांप बनकर डस गया। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। आलमपनाह, हमें एक सबूत मिला है। उसने एक कपड़े में लिपटा हुआ खंजर पेश किया। यह खंजर दफ्तर खास की खिड़की के नीचे मिला है। बीरबल ने जैसे ही उस खंजर को देखा, उनका दिल बैठ गया। यह वही खंजर था जो उन्होंने रहीम को दिया था।
रहीम का चेहरा भी डर से सफेद पड़ गया। यह यह मेरा खंजर है, पर यह वहां कैसे पहुंचा? अब सारे शक रहीम पर आकर टिक गए थे। अकबर ने अपनी दहकती हुई नजरों से रहीम को देखा। रहीम, हमने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें सम्मान दिया, और तुमने यह सिला दिया। नहीं जहांपनाह, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे फंसाया जा रहा है, रहीम गिड़गिड़ाया। चुप रहो, अकबर चीखे। सबूत तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हारे अलावा और किसी के पास यह हुनर नहीं है कि वह उस खिड़की से अंदर जा सके। बन्ने खान आगे आए। आलमपनाह, मैं इस लड़के को जानता हूं। यह ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। यह एक साजिश है। साजिश? मुल्ला दो प्याजा हंसा। कैसी साजिश? क्या यह खंजर उसका नहीं है? क्या उसके पास यह काबिलियत नहीं है? बीरबल जी, अब आप क्यों खामोश हैं? अपने लाडले को बचाइए। बीरबल एक कठिन दुविधा में फंस गए थे। सारे सबूत रहीम के खिलाफ थे। दरबार का हर व्यक्ति उसे दोषी मान रहा था। शहंशाह का गुस्सा चरम पर था। अगर वे रहीम का पक्ष लेते तो ऐसा लगता कि वे एक अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने गहरी सांस ली और आगे बढ़े। आलमपनाह, मैं मानता हूं कि सबूत रहीम के खिलाफ हैं, लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि सबूत कभी कभी वह नहीं होते जो दिखते हैं। मुझे इस लड़के की वफादारी पर पूरा यकीन है। मुझे बस थोड़ी मोहलत चाहिए ताकि मैं सच सामने ला सकूं। और मोहलत? अकबर ने तल्खी से कहा। कितनी मोहलत बीरबल? जब तक चोर शाही मुहर का इस्तेमाल करके किसी सूबे को किसी और के नाम न कर दे। नहीं, अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी। रहीम को कैदखाने में डाल दिया जाए। कल सुबह सूरज उगने से पहले अगर शाही मुहर नहीं मिली तो रहीम को मौत की सजा दी जाएगी और इस मामले को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। यह हुक्म एक बिजली की तरह गिरा। रहीम को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। बीरबल असहाय होकर देखते रहे। यह केवल रहीम की जिंदगी का सवाल नहीं था, यह बीरबल की बुद्धिमत्ता, उनके न्याय और उनके सम्मान की अग्निपरीक्षा थी। उनके पास बस एक रात का समय था। अध्याय 8, बीरबल की अग्निपरीक्षा। जैसे ही दरबार खत्म हुआ, बीरबल के विरोधी जश्न मनाने लगे। उन्हें लगा कि उन्होंने एक ही तीर से दो शिकार कर लिए हैं। रहीम का अंत निश्चित था और बीरबल की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिलने वाली थी। लेकिन बीरबल ने हार नहीं मानी थी। उनका दिमाग तूफान की गति से चल रहा था। वे जानते थे कि यह एक गहरी साजिश है। चोर ने मुहर चुराई, यह एक बात थी, लेकिन खंजर को वहीं छोड़ जाना, यह दूसरी बात थी। कोई भी चतुर चोर ऐसा सबूत कभी नहीं छोड़ता। यह खंजर जानबूझकर छोड़ा गया था ताकि शक सीधा रहीम पर जाए। इसका मतलब असली अपराधी रहीम को फंसाना चाहता था। और रहीम को फंसाने से सबसे ज्यादा फायदा किसे होता? जवाब साफ था, बीरबल के दुश्मनों को। बीरबल सीधे कैदखाने पहुंचे। रहीम एक अंधेरी कोठरी में जमीन पर बैठा रो रहा था। उठो रहीम, बीरबल की आवाज में सख्ती और सांत्वना दोनों थी। रोने का वक्त नहीं है। याद करो, कल रात तुम कहाँ थे? तुमने क्या किया? कोई भी छोटी सी बात जो तुम्हें अजीब लगी हो। रहीम ने सिसकते हुए बताया, मैं रात में अपने कमरे में ही था उस्ताद। बस एक बार देर रात को मुझे अपने कमरे के बाहर कुछ आहट सुनाई दी थी, जैसे कोई बिल्ली हो। मैंने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरा खंजर अपनी जगह पर नहीं है। मैंने सोचा कि शायद मैंने ही कहीं और रख दिया होगा। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था।
बीरबल ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा। यह बिल्ली नहीं, कोई और था। अब मुझे यह बताओ, तुम्हारे इस खास खंजर के बारे में किस किस को पता था? आपको, उस्ताद बन्ने खान को, और मैंने एक बार मुल्ला दो प्याजा जी को इसके बारे में बताया था जब उन्होंने इसकी कारीगरी की तारीफ की थी, रहीम ने मासूमियत से कहा। बीरबल की आंखों में एक चमक उभरी। ठीक है, मुझे मेरा सुराग मिल गया। उन्होंने रहीम के कंधे पर हाथ रखा। हिम्मत मत हारना, सच की हमेशा जीत होती है। कल सुबह दरबार में जो कुछ भी हो, शांत रहना और मुझ पर भरोसा रखना। कैदखाने से निकलकर बीरबल सीधे अपने कक्ष में गए। उन्होंने किसी सिपाही को नहीं बुलाया, किसी से पूछताछ नहीं की। वे बस शांत बैठकर उस पूरी घटना को अपने दिमाग में दोहराते रहे। उनका मन किसी शतरंज के खिलाड़ी की तरह चालें सोच रहा था। उन्हें पता था कि वे सीधे सीधे मुल्ला या हकीम पर इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। उन्हें एक ऐसा जाल बिछाना था जिसमें शिकारी खुद आकर फंस जाएं। आधी रात तक बीरबल ने अपनी योजना बना ली थी। यह एक बहुत ही जोखिम भरा दाव था। अगर यह दाव उल्टा पड़ गया तो रही सही इज्जत भी चली जाएगी। लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। वे सीधे शहंशाह अकबर के ख्वाबगाह शयनकक्ष पहुंचे। अकबर जाग रहे थे और बेचैनी से टहल रहे थे। बीरबल, तुम यहाँ? क्या मुहर मिली? अकबर ने उम्मीद से पूछा। नहीं जहांपनाह, मुहर नहीं मिली। लेकिन मुझे चोर का पता चल गया है, बीरबल ने शांति से कहा। कौन है वो? यह मैं आपको अभी नहीं बता सकता। लेकिन अगर आप रहीम को और मेरी इज्जत को बचाना चाहते हैं तो आपको कल सुबह दरबार में ठीक वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूंगा, बिना कोई सवाल किए। अकबर ने संदेह से बीरबल को देखा। फिर से तुम्हारी कोई अजीब योजना? यह मेरी आखिरी योजना हो सकती है, आलमपना। बस एक बार और मुझ पर भरोसा कर लीजिए। बीरबल की आंखों में एक ऐसी दृढ़ता थी कि अकबर इनकार नहीं कर सके। बीरबल ने अपनी पूरी योजना शहंशाह के कानों में बताई। अकबर की आंखें पहले आश्चर्य से और फिर एक हल्की मुस्कान के साथ चौड़ी हो गईं। उन्हें योजना का जोखिम समझ आ गया था, लेकिन उन्हें बीरबल की चतुराई पर भरोसा था। ठीक है बीरबल, उन्होंने कहा। कल सुबह दरबार में तुम्हारी ही मर्जी से काम होगा। अगली सुबह का सूरज आगरा के किले पर एक अजीब सा तनाव लेकर उगा। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि रहीम का क्या होगा। दीवान-ए-आम खचाखच भरा हुआ था। मुल्ला दो प्याजा और हकीम जफर सबसे आगे बैठे थे, उनके चेहरों पर विजयी भाव था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके हुक्म पर रहीम को जंजीरों में जकड़कर पेश किया गया। शहंशाह ने अपनी भारी आवाज में कहा, मुहर अब तक नहीं मिली है। हमारे हुक्म के मुताबिक इस गद्दार को। तभी बीरबल ने उन्हें बीच में टोका। एक पल जहांपनाह, मुजरिम को सजा देने से पहले क्या हम यह सुनिश्चित नहीं कर लें कि असली मुजरिम कौन है? मुल्ला दो प्याजा खड़ा हुआ। अब क्या बाकी रह गया है बीरबल? सब कुछ तो शीशे की तरह साफ है। शीशे पर अक्सर धूल जम जाती है, मुल्ला जी, बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। और आज हम वही धूल हटाने जा रहे हैं। अध्याय 9, जाल में फंसे शिकारी। बीरबल शहंशाह की ओर मुड़े। आलमपनाह, शाही मुहर कोई आम चीज नहीं है। वह सिर्फ सोने का एक टुकड़ा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने उसे बनवाते समय एक खास उपाय किया था। मुहर पर हिंदुकुश के पहाड़ों से लाई गई एक अदृश्य जड़ी बूटी का लेप लगाया गया है। इस लेप की खासियत यह है कि जो कोई भी इसे छूता है
उसके हाथों पर एक खास तरह की महक रह जाती है जो 24 घंटे तक किसी भी साबुन या इत्र से नहीं जाती। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। ऐसी बात पहले किसी ने नहीं सुनी थी। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। यह महक इंसानों को महसूस नहीं होती, लेकिन सल्तनत के पास एक खास नस्ल के शिकारी कुत्ते हैं जिन्हें इसी महक को सूंघने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। मैं चाहता हूं कि आप हुक्म दें कि उन कुत्तों को यहां लाया जाए। वे दरबार में मौजूद हर व्यक्ति को सूंघेंगे और जिसके हाथ से भी वह महक आएगी वही असली चोर होगा। यह सुनकर मुल्ला दो प्याजा और हकीम जफर के चेहरे का रंग उड़ गया। वे एक दूसरे को घबराहट से देखने लगे। बेशक ऐसी कोई जड़ी बूटी या कुत्ते नहीं थे। यह बीरबल का बुना हुआ जाल था। लेकिन यह बात सिर्फ बीरबल और शहंशाह जानते थे। अकबर ने बीरबल की योजना के अनुसार अभिनय जारी रखा। बहुत खूब बीरबल, यह तो हमने सोचा ही नहीं था। सिपाहियों, जाओ और शाही कुत्तों को फौरन यहां लेकर आओ। दो सिपाही हुक्म का पालन करने के लिए दौड़ पड़े, हालांकि उन्हें पता नहीं था कि उन्हें कहाँ जाना है। अब दरबार में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। हर कोई एक दूसरे को देख रहा था, लेकिन बीरबल की नजरें सिर्फ दो लोगों पर टिकी थीं, मुल्ला दो प्याजा और हकीम जफर। उन्होंने देखा कि घबराहट में हकीम जफर बार बार अपने हाथों को अपनी महंगी रेशमी पोशाक से पोंछ रहे थे, जैसे वे किसी महक को मिटाने की कोशिश कर रहे हों। मुल्ला दो प्याजा ने तो और भी बड़ी गलती कर दी। वे धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी यह हरकतें इतनी स्वाभाविक और अवचेतन थीं कि शायद ही किसी और ने ध्यान दिया हो, लेकिन बीरबल की पारखी नजर से कुछ नहीं छिपा। बीरबल जोर से हंसे। उनकी हंसी से पूरा दरबार चौंक गया। रुक जाओ सिपाहियों, बीरबल ने कहा। कुत्तों को लाने की जरूरत नहीं है। असली चोरों ने अपनी पहचान खुद ही बता दी है। यह कहकर वे सीधे मुल्ला दो प्याजा और हकीम जफर के सामने जाकर खड़े हो गए। क्यों हकीम साहब, हाथों को इतना क्यों रगड़ रहे हैं? क्या कोई बहुत बुरी महक आ रही है? बीरबल ने तंज कसा। फिर वे मुल्ला की ओर मुड़े। और आप मुल्ला जी, अपने हाथ क्यों छिपा रहे हैं? क्या उनमें शाही मुहर की खुशबू बस गई है? दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वे समझ गए कि वे बीरबल के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। यह क्या बकवास है? मुल्ला ने हकलाते हुए कहा। हम तो बस। आप लोग घबरा गए हैं, बीरबल ने उनकी बात काटी। क्योंकि आप जानते हैं कि शाही मुहर पर ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं लगी है। यह कहानी तो मैंने सिर्फ असली चोर को पकड़ने के लिए बनाई थी। एक निर्दोष व्यक्ति को ऐसी कहानी से कोई डर नहीं लगता, लेकिन चोर का दिल हमेशा शंका से भरा रहता है। तुम्हारे अवचेतन मन के डर ने तुम्हें धोखा दे दिया। बीरबल शहंशाह की ओर मुड़े। आलमपनाह, यही हैं आपके असली मुजरिम। इन्होंने ही शाही मुहर चुराई और रहीम को फंसाने के लिए उसका खंजर वहां रख दिया। इनका मकसद सल्तनत में अराजकता फैलाना और मुझसे अपना पुराना बदला लेना था। अगर आप इनके कक्षों की तलाशी का हुक्म दें तो मुझे यकीन है कि शाही मुहर वहीं कहीं छिपाई गई होगी। हकीम जफर अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उसने बता दिया कि कैसे उन्होंने पूरी साजिश रची और शाही मुहर को मुल्ला दो प्याजा के बाग में एक गमले के नीचे छिपा रखा है। सच्चाई अब सबके सामने थी। बीरबल के दुश्मनों का पर्दाफाश हो चुका था। अध्याय 10 विवेक का विजय। शाही मुहर तुरंत बरामद कर ली गई। रहीम को बाइज्त बरी कर दिया गया।
शहंशाह अकबर ने उसे गले लगाया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। रहीम की आंखों में अपने उस्ताद बीरबल के लिए सम्मान और कृतज्ञता का सागर उमड़ रहा था। अब बारी थी मुजरिमों की सजा की। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अपने दरबारियों द्वारा इतना बड़ा विश्वासघात यह अक्षम्य था। इन दोनों गद्दारों को अकबर ने गरजते हुए कहा, इनकी खाल उधड़वाकर किले के दरवाजे पर लटका दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी सल्तनत से गद्दारी करने की हिम्मत न कर सके। दरबार में सन्नाटा छा गया। सजा भयानक थी, लेकिन जुर्म भी संगीन था। तभी बीरबल आगे आए। गुस्ताखी माफ हो जहांपना। क्रोध में लिया गया फैसला अक्सर न्याय नहीं, प्रतिशोध कहलाता है। तो तुम क्या चाहते हो? बीरबल अकबर ने कहा। तो क्या इन्हें भी माफ कर दिया जाए? इन्हें भी कोई शाही पद दे दिया जाए? उनकी आवाज में व्यंग्य था। नहीं आलमपनाह, बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा। अपराध और भूल में फर्क होता है। बन्ने खान ने हताशा में भूल की थी, लेकिन इन दोनों ने जलन और द्वेष में अपराध किया है। इन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन सजा ऐसी हो जो सबक सिखाए, न कि सल्तनत के न्याय पर क्रूरता का धब्बा लगाए। तो क्या सजा दी जाए? अकबर ने पूछा। ये दोनों दरबारी हैं जहांपना। इनका सबसे बड़ा घमंड इनका पद और इनकी बुद्धि है। इनकी सबसे बड़ी सजा यही होगी कि इनसे यह दोनों चीजें छीन ली जाएं, बीरबल ने सुझाव दिया। इन्हें इनके पदों से बर्खास्त कर दिया जाए और इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। और इन्हें देश निकाला देने की बजाय इन्हें 2 साल के लिए सल्तनत के सबसे दूरदराज और गरीब गांव काला पानी में भेज दिया जाए, जहां ये आम लोगों के बीच रहकर मेहनत मजदूरी करें और समझें कि असली जीवन क्या होता है। शायद वहां रहकर इनकी बुद्धि का जहर उतर जाए और इन्हें अपनी गलती का एहसास हो। बीरबल की इस अनोखी सजा को सुनकर अकबर शांत हो गए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता को एक बार फिर पहचाना। यह सजा मौत से भी बदतर थी, क्योंकि यह उनके घमंड पर सीधा प्रहार था। शहंशाह ने फैसला सुनाया। हमें बीरबल की सलाह मंजूर है। मुल्ला दो प्याजा और हकीम जफर को उसी वक्त उनके शाही कपड़े उतरवाकर साधारण वस्त्र पहनाए गए और सिपाहियों की निगरानी में उस गुमनाम गांव की ओर रवाना कर दिया गया। उस दिन दीवान-ए-आम ने एक बार फिर बीरबल के विवेक और न्याय की जीत देखी। उन्होंने न केवल एक निर्दोष को बचाया और असली अपराधियों को सजा दिलाई, बल्कि उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि सबसे बड़ी शक्ति तलवार या गुस्से में नहीं, बल्कि बुद्धि और करुणा में निहित है। शहंशाह अकबर का अपने दोस्त और सलाहकार बीरबल पर भरोसा अब एक अटूट विश्वास में बदल चुका था। उन्होंने जान लिया था कि जब तक बीरबल जैसा नगीना उनके पास है, मुगल सल्तनत की नींव को कोई हिला नहीं सकता, चाहे षड्यंत्र अंदर से हो या बाहर से।